नमस्कार साथियों, आज हम आप सबके सामने कृषि से संबंधित विवरण लेकर के आए हैं और इसके माध्यम से हम ये जानेंगे कि कृषि कार्य क्या होता है, कृषि से संबंधित पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं और कृषि के प्रदेश विश्व स्तर पर कहाँ कहाँ वो फैले हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि कृषि कार्य क्या होता है। कृषि कार्य यानी एग्रीकल्चर में हम फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसके माध्यम से हम अनाज, फल, सब्जियां ये प्राप्त करते हैं और साथ में पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। और ये जो कृषि कार्य है ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, यानी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में ये जाना जाता है। और इस आर्थिक क्रियाकलाप के द्वारा विश्व में एक बहुत बड़ी जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह करती है और दूसरी जो जनसंख्या है वो आर्थिक लाभ भी प्राप्त करती है। तो प्राचीन काल से लेकर के अब तक कृषि के अलग अलग पद्धतियाँ हमें देखने को मिलती हैं और इसके माध्यम से विश्व का एक विशाल जनसंख्या अपनी आजीविका भी प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानें कि जो कृषि के अलग अलग पद्धतियां हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है और उनका कौन कौन सी विशेषताएं हैं और साथ में वो विश्व में कहाँ कहाँ पर वो कृषि कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले स्थानांतरित कृषि क्या होती है। स्थानांतरित कृषि से तात्पर्य है कि ऐसा कृषि कार्य जो एक जगह पर 3 से 4 वर्ष किया जाता है, फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर शिफ्ट होकर के वो कृषि कार्य किया जाता है। ये कृषि कार्य को हम आदिकालीन निर्वाह कृषि के नाम से भी जाने जाते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रूप में भी जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के भी नाम से जाना जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो आदिकालीन जीवन निर्वाह स्थानांतरित कृषि है ये विश्व में अलग अलग भागों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो आदिकालीन जो जीवन निर्वाह कृषि है या स्थानांतरित कृषि है, इसकी विशेषता ये है कि इस कार्य को करने के लिए जो आदिवासी जनजातीय लोग हैं, जो जंगलों के आसपास रहते हैं, वे लोग उन जंगलों के पेड़ों को काट करके वहाँ पर उन पेड़ों को जलाते हैं। जलाने के बाद जो राख बच जाती है उस राख के माध्यम से जो जमीन पर परत जम जाती है, फिर वहाँ पर वो थोड़े बहुत वर्षा के माध्यम से जो सिंचाई करके उनको वो फसल उगाने के मिट्टी के रूप में उपयोग में ले आते हैं और उस जगह पर वो 3 से 4 साल तक खेती का कार्य करते हैं। फिर उस भूमि की उत्पादकता लगभग खत्म हो जाती है तो फिर वो शिफ्ट होकर यानी दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं और वहाँ पर दूसरे पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पर वो जला करके और थोड़ी बहुत मिट्टी की जो परत जम जाती है राख के द्वारा उस पर वो खेती का कार्य करते हैं। ये खेती का कार्य बहुत सीमित जगहों पर विश्व स्तर पर किया जाता है, क्योंकि इसके लिए विश्व में जितने जंगलों के आसपास रहने वाले जनजाति हैं उनकी संख्या कम है और इससे जो आर्थिक लाभ के उद्देश्य से नहीं बल्कि जीवन निर्वाह के उद्देश्य से इस कार्य को किया जाता है, क्योंकि इससे जो प्राप्त होने वाला अनाज है वो उनके साल भर के खाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। और इस हम ये जानेंगे कि इस जो स्थानांतरित कृषि है ये विश्व में कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। ये विश्व में हम कहेंगे कि ये जो उत्तरी ध्रुव के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं और निम्न अक्षांश के क्षेत्रों में, जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है जो जंगलों के आसपास का क्षेत्र है। और सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो यूरेशिया का क्षेत्र है, मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो उत्तरी ध्रुव के यूरेशिया के क्षेत्र हैं यानी यूरोप और एशिया के क्षेत्र हैं, इन जगहों पर जो जनजातीय लोग हैं ये स्लैश एंड बर्न यानी स्थानांतरित कृषि कार्य करते हैं। इसके अलावा ये भारत के आसपास, भारत के जो उत्तरी पूर्वी के
जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं वहाँ के जो जनजाति लोग हैं वो भी अभी भी स्लैश एंड बर्न का खेती कार्य करते हैं, क्योंकि वहाँ पर विस्तृत मैदान नहीं है, वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र भी हैं और साथ में जंगली क्षेत्र है। तो उनके लिए ये मजबूरी बन जाता है कि वो उन पेड़ पौधों को काट करके उनसे खेती के लिए योग्य जमीन प्राप्त करें और उस पर अनाज उगाएं। कारण ये है। इसके अलावा विश्व में जो अमेजन बेसिन का क्षेत्र आता है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका यानी दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के जो जंगली क्षेत्र हैं वहाँ पर ये स्थानांतरित कृषि की जाता है। और इसके अलावा मध्य पूर्व अफ्रीका का क्षेत्र भी स्लैश एंड बर्न खेती के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ क्षेत्रों में जनजातीय लोग इस स्लैश एंड बर्न की खेती को करते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि ये जो स्थानांतरित कृषि है इसको विश्व के अलग अलग भागों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, यानी स्लैश यानी पेड़ पौधों को काटना और फिर उनको जलाने वाली जो एक पद्धति है इसे इस नाम से भी जाना जाता है। और विश्व में जो मध्य अफ्रीका में इसे मसोले, मलागासी में इसे टेबी, मध्य अमेरिका में मिल्पा, मैक्सिको में बरबेका तथा कोमिले के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में कोनुको नाम जाना जाता है, ब्राज़ील में इसे केमाडा तथा रोका के नाम से जाना जाता है, मलेशिया में लदांग के नाम से इस खेती को जाना जाता है, सुमात्रा में इसे डिजुना कहते हैं, जावा में हुआ कहते हैं, फिलीपींस में कैगिन कहते हैं, थाईलैंड में टरसाल कहते हैं, लाओस में रे कहते हैं, म्यांमार में टोगिया कहते हैं, श्रीलंका में चना कहा जाता है, भारत में इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत में झूम कृषि, और यदि हम और विस्तृत रूप में देखें तो भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसे झूम कृषि कहते हैं, उड़ीसा में इसे पोंदू, कोमन, भृंगा आदि नाम जानते हैं, पश्चिमी घाटों में इसे कुमारी कृषि कहते हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालरा कहते हैं, और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पेंडा एवं दाहिया के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इस तरह से स्थानांतरित कृषि जो आदिवासी या फिर जो जनजातीय लोग हैं ये लोग करते हैं और विश्व में अलग अलग भागों में ये फैले हुए हैं। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं क्या है कि इनका जो खेतों का आकार है वो छोटा होता है और इसमें जो उपज प्राप्त होती है वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, और इस खेती में जो तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है वो बहुत प्राचीन तरीके वाले कुदाल, फरसे या फिर लकड़ी के हल या खुरपी, इन सबों का उपयोग किया जाता है और प्राचीन तरीके वाले जो तरीके हैं इनको खोद करके बनाए जाते हैं। तो इसके आधार पर ये खेती किया जाता है और इसमें एक बार ये भूमि उपयोग में आ जाती है तो दोबारा यहाँ पर उस भूमि पर पेड़ पौधे उगाना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी ये खेती उस क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है और गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। तो जो गहन निर्वाह कृषि है ये कृषि से तात्पर्य है कि ऐसे कृषि कार्य जो कृषकों द्वारा गहन निर्वाह के रूप में उपयोग में आता है, यानी पूरे साल भर के लिए परिवार के लिए अनाज का उत्पादन किया जाता है और इसमें क्या होती है गहन कृषि की जाती है, यानी जितनी भी भूमि कृषि कार्य के लिए उपयोग में आती है उस पर पूरे साल भर में खेती का कार्य किया जाता है। और इस गहन निर्वाह के दो प्रकार हैं, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चावल एक प्रमुख फसल होती है वहाँ पर एक गहन निर्वाह कृषि की जाती है, और ऐसे भी क्षेत्र हैं जो
गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत चावल न उत्पादन करके गेहूं, जौ, बाजरा ये सब का भी उत्पादन करते हैं। तो ये जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। यानी ये भी जो गहन निर्वाह कृषि है, ये बाजारों में बेचने के लिए फसल उपयोग में नहीं आती है। ये ज़्यादातर जो भी परिवार इस माध्यम से फसलों का उत्पादन करता है, वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही उगा पाता है। तो और इस कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है और भूमि का गहन उपयोग होता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का महत्व अधिक है। यानी परिवार के ज़्यादातर सदस्य अपने श्रम का उपयोग करके इस खेती को करते हैं और इसमें जो तकनीक है वो भी बहुत प्राचीन तो नहीं कह सकते, आधुनिक समय के कुछ छोटे छोटे तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है और इसमें उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादकता कम होती है, क्योंकि एक ही खेती पर परिवार के कई सदस्य लगे रहते हैं, तो जिस वजह से उत्पादकता प्रति व्यक्ति कम होती है। अब हम बात करेंगे चावल रहित जो गहन निर्वाह कृषि है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। यह मानसून एशिया के अनेक भागों में जलवायु, उच्चावच मृदा और अन्य भौगोलिक कारकों के भिन्नता के कारण धान की फसल उगा पाना वहाँ पर संभव नहीं होता है, तो दूसरे और फसलें उगाते हैं। जहाँ और जैसे विश्व स्तर पर देखें तो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम उगाया जाता है। भारत में सिंधु गंगा का जो मैदान है, उस क्षेत्रों में गेहूँ और दक्षिणी एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश में ज्वार, बाजरा एक प्रमुख फसल के रूप में उपयोग में आती है। ये जो गहन निर्वाह कृषि है, ये ज़्यादातर मानसून एशिया में उपयोग में आती है। यह मानसून एशिया में भारत में के मैदानी क्षेत्रों में और चीन, जापान और मलेशिया, इंडोनेशिया इन क्षेत्रों में ये गहन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसमें दोनों प्रकार अलग अलग क्षेत्रों को किया जाता है। यानी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है, वहाँ पर चावल प्रधान खेती ज़्यादातर की जाती है। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर सिंचाई की सहायता से चावल रहित खेती का कार्य किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे ये जो विश्व स्तर पर है, विश्व स्तर पर ये हम देखेंगे कि एशियाई क्षेत्रों में ये ज़्यादातर उगाया जाता है। ठीक है। और इसमें दूसरा आता है रोपण कृषि। अब हम बात करेंगे रोपण कृषि से क्या तात्पर्य है। रोपण कृषि यूरोपीय लोगों ने, यानी ये कृषि यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशिकरण के दौरान इस कृषि का ज़्यादातर फैलाव किया था। रोपण कृषि से तात्पर्य है कि ऐसी फसलें जिनको हम खेतों में उनके छोटे छोटे पौधों को रोप करके उनका क्या कहते हैं, उनसे फसल प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम उनसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त करते हैं। रोपण कृषि में चाय, कहवा, कॉफ़ी, गन्ना ये सब फसलें ज़्यादातर उगाई जाती हैं। रबड़ ये भी रोपण फसल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो रोपण कृषि का विकास आधुनिक समय में यूरोप के जो औपनिवेशिक देश रहे हैं, उन्होंने विश्व में जहाँ जहाँ भी उनका उपनिवेश यानी उनके नियंत्रण में जो देश रहे हैं, उन देशों में उन्होंने अपने आर्थिक लाभ के लिए वहाँ पर रोपण कृषि का विकास किया और जो आज भी वो रोपण कृषि पद्धति वहाँ पर देखी जा सकती है। तो यूरोपीय लोगों ने विश्व के अनेक भागों का औपनिवेशीकरण किया और कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत में जैसे रोपण कृषि को विकसित किया। और
इसके अंतर्गत जो चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास, इन पौधों को वो रोपण कृषि के अंतर्गत उन्होंने विकसित किया। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है और इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है और जिसमें किसी एक फसल का ही उत्पादन पूरे साल भर में किया जाता है और इसमें सस्ते श्रमिक की बहुत आवश्यकता होती है। यानी ये ऐसे क्षेत्रों में उगाए जाते हैं जहाँ पर सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाए और यातायात की भी सुविधा वहाँ पर रहे, जिससे उत्पादित फसलों को हम आसानी से बाजारों तक पहुँचा सकें। फ्रांसीसी वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ के पौधे लगाए। ब्रिटेन वासी, यदि हम विश्व स्तर पर देखें तो विश्व स्तर पर रोपण कृषि के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग फसलों के लिए जाने जाते हैं। जैसे फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ के पौधे लगाए थे, जो वहाँ पर प्रमुख फसल है। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बागान विकसित किए थे। और स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने के बागान लगाए थे, जो आज भी वहाँ पर प्रमुख फसल बनी हुई है। और इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की कृषि में हालैंड वासियों का यानी डचों का एकाधिकार था और ब्राज़ील में अभी भी कुछ कॉफ़ी के बागान, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में है और वो रोपण कृषि के विशेष क्षेत्र बने हुए हैं। तो वर्तमान समय में अधिकतर बागानों का स्वामित्व उन देशों के अधिकार में आ गया है, लेकिन ये जो रोपण कृषि की पद्धति है उस देश में एक प्रमुख आर्थिक साधन के रूप में वह वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहे उसके क्षेत्र और रोपण कृषि से तात्पर्य। अब हम बात करेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि से तात्पर्य है कि विस्तृत क्षेत्रों में वाणिज्य यानी व्यापार के उद्देश्य से अनाज के उत्पादन करने वाला कृषि कार्य। यानी इसमें क्या होता है कि ये जो विस्तृत क्षेत्रों में व्यापार के उद्देश्य से अनाज का उत्पादन किया जाता है, यानी इस कृषि कार्य में हम जो भी कृषि कार्य करते हैं, जो भी फसलें उगाते हैं, उनको उगाने का उद्देश्य फसलें तैयार होने पर जो अनाज मिलता है उसे पूरा का पूरा बाजारों में बेच देने से जो आर्थिक लाभ मिलता है वो उद्देश्य होता है। तो मध्य अक्ष, अब ये उसका तात्पर्य हो गया। अब हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर ये कृषि कार्य किया जाता है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यानी मध्य अक्षांशों में जो मध्य अक्षांश क्षेत्र हैं, यानी उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा के बीच में जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, जो बहुत ज़्यादा शीत प्रधान नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी के क्षेत्र नहीं है, शुष्क नहीं है, तो उन क्षेत्रों में ये खेती कार्य किया जाता है। तो इसकी प्रमुख फसल गेहूं है और यद्यपि अन्य फसलों में जैसे मक्का, जौ, राई, जई भी बोई जाती है, ये फसलें यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और खेत जोतने में फसल काटने तक सभी कार्य यंत्रों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, ये विश्व में जो अमेरिका में प्रेरीज का क्षेत्र है और अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र, यानी ये अमेरिका के प्रेरीज क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। इसके अलावा यूरेशिया में स्टेपीज, ये जो यूरेशिया का क्षेत्र है, इसमें जो स्टेपीज के घास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ये क्या किया जाता है, खेती के माध्यम से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। इसके अलावा
अर्जेंटीना में पंपास, इसे अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना के पंपास के क्षेत्र है वहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के माध्यम से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्स क्षेत्रों में उत्पादन करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स के क्षेत्रों में इसे उत्पादित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो कृषि क्षेत्र हैं वहाँ पर ये कृषि कार्य किया जाता है। और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के मैदान में ये कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि ये आधुनिक समय में मशीनीकृत तरीके से ये खेती का कार्य किया जाता है और इसका उद्देश्य संपूर्ण तौर पर बाजारों में अनाजों को बेचना होता है और ये विस्तृत क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे मिश्रित कृषि के। मिश्रित कृषि से तात्पर्य है कि इस कृषि के अंतर्गत खेतों का जो आकार होता है वो मध्यम आकार का होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंदमूल प्रमुख हैं। और मिश्रित कृषि में एक तरह से कई फसलें एक खेतों में से प्राप्त करते हैं और चारे की फसलें मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक हैं, यानी पशुओं को भी पालते हैं इसके माध्यम से और उन पशुओं के लिए जो चारे की आवश्यकता होती है वो इन्हीं खेती से अलग अलग फसलों से उगा करके प्राप्त करते हैं। और इस फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इस एक साथ ये कार्य किया जाता है। मिश्रित कृषि कहीं भी शब्द आए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इसमें फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य किया जाता है और इसमें गाय, भेड़, सुअर और कुक्कुट पालन भी कार्य किया जाता है। कुक्कुट पालन से तात्पर्य मुर्गी पालन भी इस खेती के साथ साथ वो एक किया जाता है और ये सभी मुख्य आय के स्रोत होते हैं। और सस्यावर्तन यानी फसलों का परिवर्तन, यानी साल भर में अलग अलग फसलें बदल बदल करके बोई जाती हैं या फिर एक साल में एक फसल बोया गया फिर दूसरे साल दूसरी फसल बोया गया, इस तरह से ये कार्य भी किया जाता है। और अंतर फसली कृषि यानी साल भर में, एक तो सस्यावर्तन से तात्पर्य है कि अलग अलग फसलों को एक ही खेतों से प्राप्त करना अलग अलग समय पर, और अंतर फसल यानी साल भर में जो एक फसल है उसके अंतर्गत दूसरे फसलों को भी उगाया जाता है, यानी एक ही खेत में एक दो फसलों को एक साथ उगाया जाता है तो वो अंतर फसली खेती हो गई। सस्यावर्तन से तात्पर्य है कि वहाँ पर वो अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। और ये मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब हम एक ही खेत पर अलग अलग फसलें उगाते हैं तो समय समय पर उनमें वो विशेष जो उर्वरता रहती है वो बनी रहती है। विकसित यंत्र, जो कृषि के यंत्र होती हैं, रासायनिक एवं वनस्पतिक खाद, हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की जो कुशलता है और योग्यता है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं ये हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम ये मिश्रित कृषि समझ पाए। और ये ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है? पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, यूरेशिया के कुछ भागों में, दक्षिण महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्रों में ये मिश्रित कृषि की जाती है। अब हम बात करेंगे, नंबर 6 है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि से तात्पर्य है पशुपालन के द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और उससे जो हम आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं वो डेयरी कृषि के अंतर्गत आता है। इसमें दूध, मांस और उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो इसमें शामिल है। तो डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी की भी आवश्यकता होती है। पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के लिए भंडार और दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों का उपयोग पूंजी की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन
और पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरे साल भर इसमें श्रमिक लगे रहते हैं इन पशुओं के उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, और पशुओं को चराने के लिए, दूध निकालने के लिए आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता बनी रहती है। क्योंकि फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता है और इसमें श्रमिक लगातार लगे रहते हैं। और डेयरी कृषि इस समय विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकसित होने वाली कृषि है, और डेयरी कृषि का कार्य ज़्यादातर नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में ये उपयोग में आता है। और इस वर्तमान समय में ये विकसित यातायात के साधनों और जो रेफ्रिजरेटर के साधनों के द्वारा इससे सहायता ली जाती है, और जो पास्चराइजेशन के तरीके हैं जिसके माध्यम से हम दूध को ज़्यादा समय तक स्टोर रख सकते हैं और दूर स्थानों तक उनको पहुंचा सकते हैं। तो इस आधुनिक तकनीक के सहायता से ये डेयरी कृषि लगातार बढ़ती जा रही है। और वाणिज्य डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्रों में, सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, यानी उत्तरी पश्चिमी का जो यूरोप क्षेत्र है, ये उत्तरी पश्चिमी का यूरोप क्षेत्र, इस क्षेत्रों में हम डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र देखते हैं, सबसे बड़े प्रदेश देखते हैं। और इसके अलावा दूसरा कनाडा का क्षेत्र है, यानी अमेरिका में ये जो कनाडा देश है, इस देश के अलग अलग प्रदेशों में डेयरी कृषि विस्तृत पैमाने पर फैली हुई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के क्षेत्र भी, यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो तस्मानिया या फिर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इस क्षेत्रों में ज़्यादातर डेयरी कृषि की जाती है। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसके द्वारा जो उत्पाद होते हैं वो विश्व स्तर पर पहुंचाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि से क्या तात्पर्य है। अगला जो कृषि का पद्धति है वो भूमध्य सागरीय पद्धति है। भूमध्य सागरीय कृषि से तात्पर्य है कि ये जो अफ्रीका का उत्तरी भाग है और यूरोप का जो दक्षिण भाग है, इसमें जो भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों में शीतकाल में फलों का उत्पादन और कृषि कार्य किया जाता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें शीतकाल में ज़्यादातर फसलों को प्राप्त किया जाता है। विश्व के दूसरे भागों में हम देखेंगे तो अलग अलग मौसमों में वो फसल उत्पादन होता है, लेकिन ये भूमध्य सागरीय कृषि में शीतकाल में सर्वाधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर फलों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सेब, अंगूर या फिर खट्टे रसदार फल होते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में, जो दक्षिण यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से एटलांटिक तट तक फैले हैं, वहाँ पर ये दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भागों में ये फैले हैं। यानी भूमध्य सागरीय के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों पर जहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है, वहाँ पर ये फसलें उत्पादन में की जाती हैं। अंगूर, ये जो भूमध्य सागरीय कृषि का जो क्षेत्र है या जो भूमध्य सागरीय के जो प्रदेश हैं, वो खट्टे रसदार फलों की आपूर्ति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है, और इस क्षेत्र में कई देशों में अच्छे किस्म के जो अंगूर हैं, उच्च गुणवत्ता वाले मदिरा का उत्पादन के लिए काम में आते हैं। यानी शराब उत्पादन में अंगूर के माध्यम से जो पदार्थ हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। तो शराब उत्पादन के लिए अंगूर उत्पादन के आधार पर ये भूमध्य सागरीय प्रदेश बहुत प्रसिद्ध है। निम्न श्रेणी के अंगूरों के माध्यम से सुखा करके इनसे मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर, जैतून भी यहाँ उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में जब यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों और सब्जियों की मांग की
पूर्ति करता है। तो इस तरह से ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में ये कृषि की जाती है। अब हम बात करेंगे फलोत्पादन एवं सब्जी खेती, जो विश्व के अलग अलग भागों में उत्पादन में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जियां, फल, पुष्प लगाए जाते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में की जाती है। इसमें ट्रक फार्मिंग का भी खेती शामिल किया जाता है, जिसमें यानी ताजे फल, सब्जियां ये सब नगरीय क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में उगाए जाते हैं और अगली सुबह उनको बाजारों में, मंडियों में भेज दिया जाता है बेचने के लिए, और उससे जो आर्थिक लाभ प्राप्त होता है वो इसकी विशेषता है। तो ये ज़्यादातर विश्व के लगभग सभी जो नगरीय क्षेत्र हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। इस प्रकार की कृषि यदि हम बड़े पैमाने पर देखें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक विकसित हैं, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। इस वजह से भूमध्य सागरीय कृषि ज़्यादातर फलोत्पादन एवं सब्जी खेती की जाती है। इसमें ज़्यादातर बागवानी के माध्यम से हम फूलों का उत्पादन करते हैं, और ट्यूलिप जो एक तरह का पूरे यूरोप में फेमस है, उस फूल का भी उत्पादन इसी के माध्यम से करते हैं। और इसमें केवल सब्जियां ही नहीं, वहाँ पर ट्रक फार्मिंग के माध्यम से हम सब्जियों को भी उत्पादन में ले आते हैं। ये पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि से तात्पर्य है कि यहाँ पर ये जो उत्पादन के जो साधन हैं, ये इन साधनों पर एक सामूहिक रूप से संपूर्ण जो समाज है उसका अधिकार होता है, और इसमें सामूहिक श्रम के आधार पर यह कृषि की जाती है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहाँ पर कृषि की दशा सुधारने और उत्पादन में वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि कार्य किया गया, और इसे वहाँ पर कोल खोज के नाम से जाना जाता है। इसमें जो कृषि कार्य किया जाता है उसमें अलग अलग खेतों के जो स्वामित्व होते हैं वो तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो उत्पादन के द्वारा जो प्राप्त हमें आर्थिक लाभ होता है उसमें सभी कृषकों को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इस तरह से ये कृषि कार्य वहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपके समक्ष ये कृषि पद्धतियों के प्रकारों के बारे में चर्चा किया, और साथ में इन कृषि कार्य की जो पद्धतियां हैं विश्व में कहाँ कहाँ पर फैली हैं और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, इस आधार पर हमने समझने का प्रयास किया। और हम कोशिश करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम इस तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।